आज हम मित्रों हम कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है उनकी चर्चा करते हैं। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की थी उनकी चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए, हाँ, सबसे पहले मित्रों कुंभा व स्थापत्य कला। पहला पॉइंट हमारा है कुंभा व स्थापत्य कला। हाँ, तो देखिए मित्रों, हमने दुर्गों में भी पढ़ा था इस बात को कि वीर विनोद पुस्तक की रचयिता थे श्यामल दास। हाँ, और श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में जो 84 दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? कुंभा ने करवाया था। इसीलिए कुंभा को कहते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। तो वीर विनोद के अनुसार, और वीर विनोद किसने लिखी मित्रों? श्यामल दास। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में स्थित 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा ने करवाया। अतः महाराणा कुंभा को, हाँ, अभी एक बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे शेखावत जी, एक बार प्रश्नों की जो प्रतियोगिता है उस पर स्टॉप लगा दिया गया है। 2 घंटे आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। अगले महीने में सारी हिस्ट्री के एक साथ क्वेश्चन होंगे। तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अतः इन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। हाँ, महाराणा कुंभा ने वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मित्रों मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अतः इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। अब देखिए मित्रों, जो दुर्ग है वो कौन कौन से दुर्गों का महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। मैं दुर्गों के बारे में विस्तृत मैंने आपको पढ़ा दिया है। हाँ, विस्तृत कहां पर पढ़ाया था? कला एवं संस्कृति में जब दुर्ग वाला पोर्शन पढ़ाया था तो वहां पर सभी दुर्गों को मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। फिर भी मैं दुर्गों की चर्चा थोड़ी बहुत कर रहा हूं। देखो, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग देखो मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, इसे कहते हैं मित्रों मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। इसके अलावा इसका जो शिल्पी था वो कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था मित्रों? गुजरात का मंडन। कौन था मित्रों? गुजरात का मंडन है वो इसका शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मित्रों इसने एक बनाया था कटारगढ़ दुर्ग। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कला संस्कृति में। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है ये कटारगढ़ दुर्ग। कटार की आकृति का दुर्ग है कटारगढ़। और इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में मित्रों अबुल फजल ने कथन भी कहा था। मैंने आपको बताया था इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था मित्रों कि ये कटारगढ़ इतनी ऊंचाई व बुलंदियों पर बना है। कटारगढ़ दुर्ग है वो इतनी ऊंचाई व बुलंदियों पर बना है कि सिर पर रखी जो पगड़ी है वह पगड़ी भी है वो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर वह नीचे गिर जाती है। तो सिर से जो पगड़ी है वो भी ऊपर की तरफ देखने पर नीचे गिर जाती है। ऐसा कथन इसी कटारगढ़ के बारे में किसने कहा था मित्रों? अबुल फजल ने कहा था। हाँ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये सारी जानकारियां हमने वहां पर दुर्ग वाले टॉपिक में कर ली है। इसके अलावा देखो इसी ने बनाया था अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कुंभा ने कहां पर बनाया था मित्रों? अचलगढ़ दुर्ग कहां पर बनाया था? सिरोही में। कहां पर बनाया था? सिरोही में, जिसे भंवरातल दुर्ग भी कहते हैं। हाँ,
इसे क्या कहते हैं, भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। हमने चर्चा की थी, गुजरात के महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था, तो इस समय मक्खियों ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए इस दुर्ग को भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। हाँ, और इस दुर्ग में जो शिवलिंग है वहां पर शिवलिंग नहीं है, बल्कि भगवान शिव के एक अंगूठे की पूजा की जाती है। हाँ, अचलगढ़ दुर्ग, इसके बाद में देखिए अचलगढ़ दुर्ग के अलावा यहाँ पर ही सिरोही में एक बसंतगढ़ दुर्ग भी है मित्रों। इसी बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण जो वर्तमान निर्माण है वो भी किसने करवाया था मित्रों, वो भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसने महाराणा कुंभा ने भौममठ दुर्ग का निर्माण, भौममठ दुर्ग का निर्माण करवाया था मित्रों उदयपुर में। भौममठ दुर्ग का निर्माण कहां पर करवाया था मित्रों, उदयपुर में करवाया था। जो भीलों पर नियंत्रण के लिए उदयपुर में कौन सा दुर्ग बनाया था, भौममठ दुर्ग बनाया था। इसके अलावा देखो बैराट दुर्ग कहां पर बनाया था, बदनौर में। और बदनौर कहां पर था मित्रों, भीलवाड़ा। बदनौर भीलवाड़ा में बैराट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था मित्रों, महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये कुछ प्रमुख दुर्ग है मित्रों जिनका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, तो देखो कुंभा और स्थापत्य कला यहां से हमने स्टार्ट किया मित्रों। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण राजसमंद में कुंभा ने करवाया था। और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। इसका शिल्पी है वो गुजरात का मंडन था। ठीक है, इसके अलावा कटारगढ़ दुर्ग का निर्माण जो कुंभलगढ़ में पड़ता है, कटार की आकृति का, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है, इतनी बुलंदी पर बना है ये। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है जिसे भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण भी सिरोही में करवाया था। भौममठ दुर्ग का निर्माण उदयपुर में भीलों पर नियंत्रण के लिए बनवाया था। बैराट दुर्ग है वो बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया था। तो ये सारे के सारे जो किसने बनाए मित्रों, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अब देखिए मित्रों, महाराणा कुंभा ने ही एक मंदिर बनवाया था, यानी कुंभा ने नहीं बनाया था लेकिन कुंभा के काल में ही कुंभा का एक मंत्री था, महाराणा कुंभा का मंत्री था, और वह मंत्री था जैन व्यापारी। महाराणा कुंभा का एक मंत्री था मित्रों जैन व्यापारी, और उस जैन व्यापारी का नाम क्या था मित्रों, धरणक शाह। कौन था, धरणक शाह। महाराणा कुंभा का जैन व्यापारी कौन था मित्रों, जो मंत्री था उसका, वह था धरणक शाह। और मित्रों इस धरणक शाह ने रणकपुर का जैन मंदिर बनवाया। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर कब बनाया, 1439 में। कब बनाया, 1439 में। और रणकपुर कहां पड़ता है मित्रों, पाली में। रणकपुर कहां पड़ता है मित्रों, पाली में। तो रणकपुर पाली में जो जैन मंदिर है भगवान आदिनाथ को समर्पित, किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित जो जैन मंदिर है उसका निर्माण इस धरणक शाह ने करवाया था, जो कुंभा का जैन मंत्री था। इसे ही मित्रों चौमुखा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, चौमुखा मंदिर। और मित्रों इसे चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की चारों दिशाओं में मुंह किए हुए प्रतिमा है। तो आदिनाथ के मुंह है वो चारों दिशाओं में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चौमुखा मंदिर। ठीक है मित्रों, इसके अलावा इसी मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों, इसी मंदिर को कहते हैं स्तंभों वाला वन या स्तंभों का मंदिर। क्यों कहते हैं मित्रों स्तंभों का मंदिर, क्योंकि इसमें 1444 स्तंभ लगे हैं। कितने लगे हैं इस मंदिर में, 1444 स्तंभ लगे हैं। कितने लगे हैं, 1444 स्तंभ, इसलिए इसे कहते हैं मित्रों स्तंभों का वन। इस मंदिर को क्या कहते हैं, स्तंभों का वन कहते हैं, स्तंभों का वन कहते हैं। और इस मंदिर का जो शिल्पी था मित्रों, इस मंदिर का शिल्पी कौन था, शिल्पी था देपाक। कौन था मित्रों, इस मंदिर का शिल्पी देपाक था। कौन था, देपाक। हाँ, देपाक इसका शिल्पी था। इसके अलावा इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद भी इसी मंदिर को कहते हैं।
तो एक बार देखिए, कुंभा के मंत्री जैन व्यापारी धरणक शाह ने 1439 में पाली के रणकपुर का जैन मंदिर बनाया, जिसे चौमुखा मंदिर कहते हैं। 1444 खंबे होने के कारण इसे क्या कहते हैं मित्रों, स्तंभों का वन कहते हैं। और इस मंदिर का जो शिल्पी था वो देपाक था। कौन था? देपाक था। तो इतना हमने मित्रों आज पढ़ा है कुंभा की स्थापत्य कला के संदर्भ में। जो दुर्ग और कुंभा के मंत्री जैन व्यापारी धरणक शाह ने जो आदिनाथ का जैन मंदिर बनाया, चौमुखा मंदिर, हाँ बिल्कुल मथाई नदी के किनारे है, पाली में। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए आगे। एक लड़का पूछ रहा है सर्वाधिक जैन मंदिर, बिल्कुल पाली में है मित्रों। ये मंदिर है वो जैन मंदिर है ना। ये पार्श्वनाथ के मंदिर है, महावीर स्वामी के मंदिर है, आदिनाथ के मंदिर है। ये सारे के सारे सबसे अधिक पाली में मिलते हैं। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में ही अब कुंभा के देखो, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है मित्रों, जो चित्तौड़ दुर्ग है, हाँ चित्तौड़ दुर्ग है, हाँ ओसिया में तो प्रतिहार कालीन मंदिर है सर्वाधिक, प्रतिहार काल के मंदिर है सर्वाधिक। हाँ हाँ देखिए मित्रों, जो कुंभा है, कुंभा के समय जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका वास्तविक स्वरूप बना था। तो चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, इससे में आगे चलते हैं। अब कुंभा के जैन विद्वान, कुंभा के दरबारी जैन विद्वान, हाँ महाराणा कुंभा के दरबारी जैन विद्वान कौन कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी जैन विद्वान, हाँ कौन कौन थे? तो देखिए जैन विद्वान कौन कौन थे, देखिए मित्रों, मुनि सुंदर, मुनि सुंदर, हाँ सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, सोम सुंदर, सोम सुंदर, माणिक्य, तिल्ला भट्ट, सोमदेव आदि, ये मित्रों है इसके जैन विद्वान थे। महाराणा कुंभा के दरबार में रहने वाले जैन विद्वान। हाँ, तो जैनों से जो तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, उस तीर्थ यात्रा कर को है कुंभा ने माफ किया था। तो कुंभा के दरबारी जैन विद्वान कौन थे मित्रों? मुनि सुंदर, सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, सोम सुंदर, माणिक्य, तिल्ला भट्ट और सोमदेव। अब मित्रों इसी के काल में एक कविता मेहा, कुंभा के दरबार में कौन था मित्रों? एक कवि मेहा। और इस कवि मेहा ने एक ग्रंथ लिखा, कवि मेहा ने एक ग्रंथ लिखा तीर्थमाला। कौन सा लिखा मित्रों? कवि मेहा ने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? तीर्थमाला ग्रंथ लिखा। और इस तीर्थमाला ग्रंथ में मित्रों 120 तीर्थों की जानकारी मिलती है। हाँ, कवि मेहा ने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा और इसके दरबार में, जिसमें 120 तीर्थों की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो कवि मेहा है
ये कवि मेहा है मित्रों। इस कुंभा के साथ में जो आदिनाथ का जो जैन मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, उसके उद्घाटन समारोह में ये कवि मेहा है कुंभा के साथ उपस्थित हुआ था। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस कुंभलगढ़ दुर्ग के उद्घाटन समारोह में भी जो विद्वान उपस्थित था उसके साथ में वह कौन था? कवि मेहा था। कौन था? कवि मेहा। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, जो महाराणा कुंभा है, इस कुंभा का जो गुरु कौन था? मुख्य गुरु, कुंभा का मुख्य गुरु कौन था मित्रों? हीरानंद। कौन था? हीरानंद। और ये हीरानंद इसका वैसे चित्रकला का गुरु भी था। ये कुंभा का गुरु था हीरानंद मित्रों। कौन था? हीरानंद। हाँ, हीरानंद जो इसके चित्रकला का गुरु था। बिल्कुल अशोक जी, संडे को क्लास है आज, अगले भी रहेगी और ये भी रहेगी। कुंभा का मित्रों संगीत गुरु, इस कुंभा का संगीत गुरु कौन था मित्रों? संगीत गुरु, महाराणा कुंभा का संगीत गुरु। संगीत गुरु कौन था? हाँ, संगीत गुरु कौन था मित्रों? सारंग व्यास। महाराणा कुंभा का संगीत गुरु कौन था मित्रों? हाँ, महाराणा कुंभा का संगीत गुरु कौन था? सारंग व्यास। कौन था? सारंग व्यास। महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान, महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान वो था मित्रों कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान कान्हा व्यास। और कान्हा व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? कान्हा व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसने कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा। कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? एकलिंग महात्म्य। कौन सा लिखा? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ। और इस मित्रों एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो एकलिंग मंदिर है बप्पा रावल ने जिसका निर्माण करवाया था, उस एकलिंग मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो मित्रों, इस एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, इसका प्रथम भाग कौन सा था? एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग कौन सा था? राजवर्णन। कौन सा था? राजवर्णन। मित्रों एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है उसका प्रथम भाग कौन सा था? राजवर्णन। और मित्रों इस राजवर्णन की रचना किसने की? राजवर्णन की रचना किसने की? महाराणा कुंभा ने। किसने की मित्रों? महाराणा कुंभा ने। तो एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है मित्रों, उस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का प्रथम भाग कौन सा माना गया है? राजवर्णन। और उस राजवर्णन की रचना पूछ ले आपको, तो राजवर्णन की रचना ध्यान रखना महाराणा कुंभा ने की थी। ठीक है, एकलिंग ग्रंथ पूछ ले तो कान्हा व्यास। एकलिंग ग्रंथ तो किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। लेकिन एकलिंग ग्रंथ के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना पूछ ले तो कौन है मित्रों? वो है महाराणा कुंभा। कौन है मित्रों? महाराणा कुंभा। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, जो महाराणा कुंभा है, इस कुंभा की पुत्री कौन थी? महाराणा कुंभा की पुत्री कौन थी मित्रों? रमाबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री कौन थी मित्रों? रमाबाई। रमाबाई कौन थी मित्रों? महाराणा कुंभा की पुत्री थी। महाराणा कुंभा की पुत्री कौन थी? रमाबाई। और रमाबाई खुद मित्रों एक संगीतज्ञ थी। महाराणा कुंभा की पुत्री थी मित्रों रमाबाई। और रमाबाई क्या थी मित्रों? संगीतज्ञ थी। जिस प्रकार कुंभा खुद वीणा बजाता था मित्रों, कुंभा वीणा बजाता था, हाँ, इसी प्रकार ये भी संगीतज्ञ थी, ध्यान रखना। और साहित्य में इस रमाबाई को क्या कहते हैं मित्रों? साहित्य में इसे वागीश्वरी कहते हैं। साहित्य में रमाबाई को क्या कहते हैं मित्रों? वागीश्वरी। क्या कहते हैं? वागीश्वरी। तो महाराणा कुंभा की पुत्री कौन थी? रमाबाई थी, जो खुद एक संगीतज्ञ थी। और साहित्य में हाँ, रमाबाई को क्या कहा गया है मित्रों? वागीश्वरी कहा गया है। क्या कहा गया है? वागीश्वरी। बिल्कुल। कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था मित्रों? कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था मित्रों? गुजरात का मंडन। कौन था? गुजरात का था मंडन। हाँ, कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था मित्रों? मंडन। कौन था मित्रों? मंडन। और मंडन के कुछ ग्रंथ हैं मित्रों। इस मंडन के ग्रंथ देखो कौन कौन से हैं।
कुंभा का प्रमुख शिल्पी था मित्रों मंडन। कौन था? मंडन। और मंडन के कुछ ग्रंथ है मित्रों, देखो राजवल्लभ, इसी प्रकार देखिए मित्रों रूप मंडन, इसी प्रकार मित्रों कोदंड मंडन, कोदंड मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुसार व वास्तुशिल्प मंडन, ये इसके ग्रंथ है। देखो मित्रों, हाँ इस मंडन के कुछ ग्रंथ है। राजवल्लभ मंडन, ये किस पर था मित्रों? राजवल्लभ मंडन ये शिल्प कला पर आधारित था। किस पर था मित्रों? शिल्प कला पर आधारित ग्रंथ कौन सा था मित्रों? राजवल्लभ। शिल्प कला पर आधारित कौन सा था? राजवल्लभ मंडन। रूप मंडन, हाँ दूसरा कौन सा मित्रों? रूप मंडन। ये रूप मंडन मित्रों मूर्ति कला पर आधारित था। किस पर था? मूर्ति कला पर आधारित कौन सा था मित्रों? रूप मंडन। ठीक है। कोदंड मंडन ये किस पर आधारित था? धनुर्विद्या पर। देखो मित्रों कई बार यहां से ग्रेड की एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रेड की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंडन का जो रूप मंडन ग्रंथ है, ये रूप मंडन ग्रंथ है वो निम्न में से किस पर आधारित था? शिल्प कला पर था, मूर्ति कला पर था, धनुर्विद्या पर था या ज्योतिष विद्या पर था? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों। सगुन मंडन ये मित्रों ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ था। किस पर था मित्रों? ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ कौन सा था? सगुन मंडन। नेक्स्ट आता है प्रसाद मंडन। कौन सा मित्रों? प्रसाद मंडन। जो प्रसाद मंडन ग्रंथ है मित्रों ये देवालय या मंदिर निर्माण पर था। देवालय या मंदिर निर्माण पर। वास्तुसार व वास्तुशिल्प मंडन है मित्रों ये नगर भवन निर्माण पर थे। नगर भवन निर्माण, इसके अलावा तालाब निर्माण, इन सब पर आधारित कौन से थे? हाँ वास्तुसार व वास्तुशिल्प मंडन। तो देखो मित्रों कुंभा का प्रमुख शिल्पी था गुजरात का मंडन, और गुजरात के मंडन ने शिल्प शास्त्र पर कुछ ग्रंथ लिखे थे जिसमें राजवल्लभ ग्रंथ है वो शिल्प कला पर आधारित था। रूप मंडन मूर्ति कला पर आधारित था। कोदंड मंडन धनुर्विद्या पर आधारित था। सगुन मंडन किस पर था मित्रों? ज्योतिष पर। प्रसाद मंडन किस पर था? देवालय या मंदिर निर्माण पर। वास्तुसार व वास्तुशिल्प मंडन ये नगर भवन तालाब निर्माण पर आधारित था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। अब देखिए मित्रों जो मंडन था, इस मंडन का एक भाई भी था जो शिल्प शास्त्री मंडन था मित्रों। इस मंडन का भाई भी था एक। हाँ मंडन का भाई कौन था? हाँ मंडन का भाई हाँ मंडन का भाई कौन था मित्रों? मंडन का भाई था नाथ था। कौन था मित्रों? नाथ था। मंडन का भाई था नाथ था, और इस नाथा ने मित्रों ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी ग्रंथ। मंडन का भाई कौन था मित्रों? नाथ था, और नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? वास्तु मंजरी। जबकि मंडन का पुत्र कौन था मित्रों? गोविंद। मंडन का पुत्र कौन था मित्रों? गोविंद। हाँ गोविंद है मंडन का पुत्र था। इसने भी जैसे कला निधि ग्रंथ लिखा था, एक उद्धार धोरणी है, इस प्रकार के ग्रंथ इसने भी लिखे थे। हाँ इसके अलावा अन्य शिल्पी कुंभा के दरबार में अन्य शिल्पी जैसे जेता,
नापा, पुंजा, पुमा, अत्रि, महेश भट्ट, ये सारे के सारे किसके दरबारी शिल्पी थे मित्रों? ये इसी महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। अब देखिए मित्रों, जो महाराणा कुंभा है, ये कुंभा खुद एक अच्छा साहित्यकार था। आपने देखे होंगे इसने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। महाराणा कुंभा है वह खुद साहित्यकार था, यानी कुंभा को देखो मेवाड़ी भाषा के अलावा भी कन्नड़ भाषा, कन्नड़ अर्थात जो कर्नाटक की भाषा है, मराठी भाषा जो आपकी महाराष्ट्र की भाषा है, तो मेवाड़ी के अलावा कन्नड़ और मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान था किसे? महाराणा कुंभा को। और कुंभा खुद एक अच्छा साहित्यकार था मित्रों, ये ध्यान रखना। और कुंभा के कुछ ग्रंथ भी है। हाँ, कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? हाँ, कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे मित्रों? देखो, सबसे पहला था संगीत राज। कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? संगीत राज। हाँ, संगीत राज कुंभा की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ वह सबसे बड़ा ग्रंथ, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। ध्यान रखना मित्रों, ये 5 कोशों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। जो संगीत राज ग्रंथ है मित्रों, वो कितने भागों में विभक्त है? हाँ, 5 भागों में। 5 भाग बोले तो जैसे पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश, वाद रतन कोश, अंतिम है नृत्य रतन कोश। हाँ, महाराणा कुंभा के द्वारा जो संगीतराज ग्रंथ है, एक बार सीधा सीधा प्रश्न आ गया था, कितने भागों में विभक्त है? संगीतराज कितने भागों में है मित्रों? संगीतराज 5 भागों में है, ठीक है। पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश, वाद्य रतन कोश और नृत्य रतन कोश, ठीक है। हाँ, जो संगीतराज ग्रंथ है मित्रों, इस संगीतराज ग्रंथ में, हाँ, संगीतराज ग्रंथ में है जो वादन की 3 श्रेणियां होती है ना इस ग्रंथ में, यानी तीनों श्रेणियां आती है इसमें, जैसे गायन है, वादन है और नृत्य है, तीनों श्रेणियां है इसमें शामिल है। दूसरा है संगीत मीमांसा। कौन सा ग्रंथ है? संगीत मीमांसा ग्रंथ। संगीत पर किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था, ठीक है। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया। देखिए मित्रों, संगीत रत्नाकर और रसिक प्रिया, ये दोनों ग्रंथ वैसे कुंभा ने नहीं लिखे थे। संगीत रत्नाकर लिखा था सारंगधर ने। किसने लिखा? सारंगधर ने। और रसिक प्रिया किसने लिखी थी? गीत गोविंद ने। किसने लिखी थी? जयदेव ने। हाँ, जयदेव की जो गीत गोविंद पुस्तक थी ना, जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक, जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर जो टीका लिखी थी, उस टीका को ही क्या कहते हैं? रसिक प्रिया कहते हैं। टीका क्या होती है मित्रों? किसी भी पुस्तक का जब संक्षिप्त रूप लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। तो जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक को संक्षिप्त रूप में किसने लिखा? कुंभा ने। किस रूप में लिखा? रसिक प्रिया ने। उसी प्रकार सारंगधर की जो पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, उस संगीत रत्नाकर को वापस संक्षिप्त रूप में किसने लिखा मित्रों? कुंभा ने। इसके अलावा हरिवर्तिका, इसके अलावा हरिवर्तिका ये किसने लिखा? कुंभा ने लिखी थी मित्रों। इसके अलावा हरिवर्तिका के अलावा एक है कामराज रत्तीसार, कामराज रत्तीसार, जो काम शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। काम शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? कामराज रत्तीसार ग्रंथ है मित्रों। 7 भागों में विभक्त है। कौन सा है? 7 भागों में विभक्त है। इसके अलावा एक और मिलता है, बाण भट्ट की पुस्तक थी एक चंडी शतक।
बाण भट्ट की पुस्तक थी चंडी शतक, और उस चंडी शतक पर टीका भी किसने लिखी थी मित्रों? महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये महाराणा कुंभा के मित्रों कुछ प्रमुख ग्रंथ है, एक बार वापस देख लीजिए। आप यहां से पूछते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, महाराणा कुंभा का सबसे बड़ा, सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संगीत राज। ठीक है मित्रों, जो 5 कोशों में विभक्त है, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। ठीक है, इसके बाद में संगीत मीमांसा ग्रंथ लिखा, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया और हरिवर्ती का, कामराज रतिसार, चंडी शतक पर टीका, ये सारे ग्रंथ किसने लिखे मित्रों? महाराणा कुंभा ने। अब कुंभा की मृत्यु कब हुई मित्रों? कुंभा की मृत्यु वो ही 1468 में। 1468 में मित्रों कटारगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग में उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी। उद्दा कौन था? कुंभा का पुत्र। हाँ, देखिए मित्रों 1468 ईस्वी में, हाँ 1468 ईस्वी में कटारगढ़ दुर्ग जो कुंभलगढ़ में पड़ता है, उस कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा का पुत्र कौन था? उद्दा। उस उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी थी, इसलिए उद्दा को क्या कहते हैं? उद्दा को क्या कहते हैं मित्रों? उद्दा को कहते हैं मेवाड़ का पितरहंता। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितरहंता। मेवाड़ का पितरहंता किसे कहते हैं मित्रों? महाराणा उद्दा को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोहिल वंश का पितरहंता, मेवाड़ का पितरहंता, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, वह कौन था मित्रों? उद्दा था। ठीक है, अब देखिए मित्रों 1468 से लेकर 1473 तक किसका शासन रहता है? उद्दा का शासन रहता है। किसका रहता है मित्रों? उद्दा का शासन रहता है। और जब महाराणा कुंभा का जो पुत्र था, एक दूसरा पुत्र रायमल, उस रायमल को पता चलता है कि उद्दा ने अपने पिताजी यानी मेरे पिताजी की हत्या कर दी है, तो फिर जो दूसरा पुत्र कौन था? रायमल। महाराणा कुंभा का दूसरा पुत्र कौन था? रायमल। ये रायमल है मित्रों, इस उद्दा की हत्या कर देता है दाड़िमपुर के युद्ध में। दाड़िमपुर युद्ध, और दाड़िमपुर कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो उदयपुर के जो दाड़िमपुर का युद्ध होता है, उस दाड़िमपुर के युद्ध में रायमल ने अपने भाई उद्दा की है हत्या कर दी। अपने पिताजी के हत्यारे उद्दा की हत्या करके शासक कौन बन गया मित्रों? रायमल। रायमल शासक कब बना? 1473 में। इसके बाद में मित्रों इस उद्दा पर क्या गिर गई? आकाशीय बिजली। सॉरी, यहां पर हत्या नहीं हुई थी, आकाशीय बिजली गिर गई थी। इस युद्ध में हराया था इसने। हाँ, यानी दाड़िमपुर के युद्ध में, दाड़िमपुर के युद्ध में है उद्दा को किसने हरा दिया? रायमल ने है यहां से भगा दिया था। उसके बाद में रायमल यहां से चला जाता है, और कहते हैं कि फिर आगे जाकर रास्ते में इस पर आकाश से बिजली गिर जाती है, और आकाश से बिजली गिरने से क्या है मित्रों? इस उद्दा की क्या हो जाती है? उद्दा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ, जो अपने पिता की हत्या करता है उसके बाद में उस पर क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार वापस देखिए, इसके बाद में हम महाराणा रायमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अंतिम पार्ट पढ़ रहे मित्रों कुंभा के बारे में। कुंभा के दरबारी जो मंडन था, मंडन के हमने जो ग्रंथ पढ़े, उसके बाद में है मंडन का भाई था नाथ था, उसने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा। मंडन का पुत्र एक गोविंद था। इसके दरबार में अन्य शिल्पी कौन थे? हाँ, जेता, नापा, पुंजा, पुमा, अत्रि और महेश भट्ट, ये सारे के सारे मित्रों है, हाँ, इसके दरबारी शिल्पी थे। और कुंभा के ये ग्रंथ मैंने आपको 500 ग्रंथ है, मैंने आपको बता दिए, 5-7 जितने भी ग्रंथ है, इन सारों के सारों को आपको लिखना एक बार। कुंभा की मृत्यु 1468 में कटारगढ़ दुर्ग में उसके पुत्र उद्दा ने कर दी थी, इसलिए उद्दा को कहते हैं मित्रों मेवाड़ का पितरहंता कहते हैं। ठीक है मित्रों, हाँ। और फिर 1468 से 73 तक उद्दा शासन करता है, और जब रायमल को इसका पता चलता है कि उद्दा ने अपने पिताजी की हत्या कर दी है, तो रायमल फिर है दाड़िमपुर के युद्ध में अपने भाई उद्दा को हराता है। उसके बाद में उद्दा यहां से चला जाता है, और रास्ते में आकाश से बिजली गिरने से क्या है? इस उद्दा की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो इतना एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे।
हाँ, कुलदीप जी पूछ रहे सर विस्तार से पढ़ाइए। तो कुलदीप जी एकदम विस्तार से पढ़ा रहे आपको। कोई पॉइंट छूट गया तो आप बताइए कि वो पॉइंट सर आपने बताया नहीं। हाँ, कुंभा के बारे में हमने पढ़ा है, तो कुंभा का ऐसा कोई पॉइंट युद्ध से संबंधित या उनसे कोई सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित जो मैंने आपको बताया नहीं हो तो आप बता सकते हैं। मैंने तो विस्तार पूर्वक पढ़ाया आपको पूरा का पूरा, अब तक जितना मेवाड़ पढ़ाया है। हाँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों महाराणा रायमल। हाँ, महाराणा कुंभा का पुत्र कौन था मित्रों? महाराणा रायमल। हाँ, रायमल जिसका शासनकाल मित्रों 1473 से 1509 ईस्वी तक रहता है। 1473 से, हाँ 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक कौन शासन करता है मित्रों? रायमल शासन करता है। कौन करता है? रायमल। देखिए मित्रों, रायमल ने शासक बनते ही क्या किया? हाँ, रायमल ने मित्रों शासक बनते क्या किया? शासक बनते इसने सबसे पहले एकलिंग मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। एकलिंग मंदिर का पुनः निर्माण। अब देखिए मित्रों, इस एकलिंग मंदिर के संदर्भ में आपको 3 फैक्ट याद रखने। 3 फैक्ट क्या याद रखने मैंने आपको बताया था। एक तो एकलिंग मंदिर है मित्रों, इस एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बिल्कुल हाँ सामोता जी, बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। इसके बाद में एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटा किसने बनवाया था? एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटा, चारों ओर की दीवार किसने बनवाई थी? एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटा किसने बनवाया था मित्रों? परकोटा किसने बनवाया था एकलिंग मंदिर के चारों ओर? हाँ, इस मंदिर के चारों ओर परकोटा मोक्कल ने बनाया था। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी सही है। किसने बनाया था? मोक्कल ने बनाया था। और इस एकलिंग मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। किसने करवाया था मित्रों? महाराणा रायमल ने। अब मित्रों, जो महाराणा रायमल है, इस रायमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया। रायमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए इसने मित्रों मेवाड़ में है कुछ दो तालाब बनाई। राम है, शंकर है, समया संकट। राम, शंकर, समया संकट, ये सभी क्या थे मित्रों? तालाब थे। तो मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन देने वाला शासक कौन था मित्रों? महाराणा रायमल। और महाराणा रायमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए मित्रों राम, शंकर, समया संकट, इन तालाबों का निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों। अब इसके दरबार का जो प्रमुख शिल्पी था, महाराणा रायमल के दरबार का प्रमुख शिल्पी वो था मित्रों अर्जुन। महाराणा रायमल का दरबारी प्रमुख शिल्पी कौन था मित्रों? अर्जुन। कौन था? अर्जुन। जबकि इसके दरबारी विद्वान कौन थे? एक तो था गोपाल भट्ट। एक तो कौन था? गोपाल भट्ट। और एक था मित्रों महेश भट्ट। गोपाल भट्ट और एक और कौन था मित्रों? महेश भट्ट। गोपाल भट्ट और कौन था? महेश भट्ट। ये दोनों इसके दरबारी विद्वान थे। महाराणा रायमल की पत्नी कौन थी? महाराणा रायमल की पत्नी कौन थी मित्रों? श्रृंगार देवी। कौन थी? श्रृंगार देवी। हमने पढ़ी थी ना मित्रों, देखो जब आवल बावल की संधि हुई थी ना, अवला बावला की संधि हुई थी महाराणा कुंभा और जोधा, तो उस समय जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था, है ना। तो इसकी पत्नी थी श्रृंगार देवी और इस श्रृंगार देवी ने मित्रों चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण, चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया मित्रों? चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रायमल की पत्नी किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने। किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने। अब मित्रों इस रायमल के टोटल 13 पुत्र थे। कितने थे? 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी इसकी।
महाराणा रायमल के 13 पुत्र थे और कितनी थी, 2 पुत्रियां थी। अब उनमें से प्रमुख पुत्र थे इसके 4, कितने थे, 4, जिनमें उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। वो 4 पुत्र कौन थे जिनमें उत्तराधिकार संघर्ष हुआ? तो देखिए वो 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा पुत्र। जयमल 2 नंबर का, तीसरा था राज सिंह और चौथा था महाराणा सांगा। हाँ, ये सांगा, महाराणा तो बाद में कहलाया था शासक बनने के बाद में, सांगा ही बोल सकते हो आप, सांगा। चौथा कौन था मित्रों, सांगा। हाँ, ये 4 पुत्र थे किसके, महाराणा रायमल के। जो प्रमुख 4 पुत्र कौन थे देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और सांगा, जिनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। और इनके उत्तराधिकार संघर्ष की भी हम चर्चा करेंगे जब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे जो अगला शासक सांगा पढ़ेंगे उस समय। देखिए मित्रों, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसके 2 लाइन ध्यान रखनी आपको। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, वो तेज गति का धावक था। पृथ्वीराज सिसोदिया क्या था, तेज गति का धावक था। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहते हैं मित्रों, उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं इसे, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। तेज गति का धावक कौन था मित्रों, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। इसके अलावा जो पृथ्वीराज सिसोदिया है मित्रों, इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने जो तारागढ़ दुर्ग है, उस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है करवाया था अपनी पत्नी तारा के नाम पर। अपनी पत्नी तारा के नाम पर उसका नाम क्या रखा था, तारागढ़ दुर्ग रखा था। तो अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाकर अपनी पत्नी तारा के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखा, तारागढ़ दुर्ग रखा। किसने रखा, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाकर और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर है, उस दुर्ग का नाम क्या रखा था मित्रों, तारागढ़ दुर्ग। और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 12 खंभों की छतरी है, वो 12 खंभों की छतरी कहां पर है मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है मित्रों, ये हमने दुर्गों में पढ़ा था ना, जब कुंभलगढ़ दुर्ग मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कहां पर है मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो मित्रों एक बार वापस देखिए महाराणा रायमल से लेकर, हाँ 1473 से 1509 ईस्वी तक महाराणा रायमल जो कुंभा का पुत्र था उसने शासन किया। हाँ, अब देखिए एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण, एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण। हाँ, एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा रायमल ने। मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन किसने दिया, हाँ मेवाड़ में कृषि को हाँ प्रोत्साहन सबसे पहले किसने दिया था, महाराणा रायमल ने। और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए इसने राम शंकर, समया संकट जैसे तालाबों का निर्माण करवाया। इसके प्रमुख शिल्पी थे अर्जुन, और विद्वान था इसके दरबार में गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। और इसकी पत्नी थी श्रृंगार देवी, जिसने चित्तौड़ में वो सुंड की बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके बाद में रायमल के कुल 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनमें से 4 पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। वो 4 पुत्र कौन थे, वो 4 पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और सांगा थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को तेज गति का धावक होने के कारण क्या कहते हैं, इसे उड़ना राजकुमार। अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर उसका नाम क्या रख दिया, तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, और उसकी छतरी कहां पर है पृथ्वीराज सिसोदिया की, वो आपकी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब देखिए मित्रों, हम महाराणा कुंभा जो सॉरी इसके बाद महाराणा सांगा जो शासक बनेगा, उस सांगा के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर जो बवाल मचा था, उस उत्तराधिकार संघर्ष की आज चर्चा करेंगे। और सांगा के बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखो ये चारों भाई हैं, कौन कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और सांगा में जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उस उत्तराधिकार संघर्ष की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक बनेगा आपका महाराणा सांगा। नेक्स्ट शासक कौन है, महाराणा सांगा, या इसे कहते हैं संग्राम सिंह प्रथम।
क्योंकि आगे संग्राम सिंह द्वितीय भी आएगा। हाँ, जिसका कार्यकाल मित्रों 1509 से लेकर 24 तक, हाँ 27 तक। हाँ, महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1527 ईस्वी तक जिसने शासन किया था। देखिए सांगा के बारे में थोड़ा सा इसकी डिटेल लेते हैं। देखिए मित्रों, जन्म, इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को हुआ था महाराणा सांगा का जन्म चित्तौड़ में। ठीक है, माता थी इसकी रतन कुंवर। महाराणा सांगा की माता कौन थी मित्रों? रतन कुंवर। सांगा के पिता कौन थे? महाराणा रायमल। महाराणा रायमल कौन थे? सांगा के पिताजी थे। इसके अलावा महाराणा जो सांगा है, उस सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509। हाँ, 24 मई 1509। हाँ, 1509 से बिल्कुल 28 तक आता है। बिल्कुल इसकी मृत्यु 28 में हुई थी, जनवरी को हुई थी। हाँ, जनवरी 1528 में, बिल्कुल। हाँ, 1509 से 28 आता है, बिल्कुल। हाँ, तो राज्याभिषेक है वो 24 मई 1509। 24 मई 1509 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़ में। तो ये तो देखिए महाराणा सांगा का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। देखो, जन्म 12 अप्रैल 1482। इसकी माता थी रतन कुंवर, पिता थे महाराणा रायमल। और रायमल में जो 4 पुत्र थे और जिनमें संघर्ष हुआ था, उनमें सबसे छोटा कौन था मित्रों? हाँ, उनमें सबसे छोटा, हाँ बिल्कुल, इसकी माता रतन कुंवर थी भाई। हाँ हाँ, तो भाई सांगा है जो रायमल है उसकी एक रानी थोड़ी थी। तो रायमल के एक ही रानी थोड़ी थी, कई रानियां थी उसके। हाँ हाँ, तो पिता है मित्रों कौन है? पिता महाराणा रायमल। और राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ। ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों, अब इस महाराणा सांगा के समय जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ वो किस प्रकार शासक बना, उसकी चर्चा करते हैं। इतनी चर्चा करेंगे, है ना, आज इतनी चर्चा करेंगे सांगा किस प्रकार अपने भाइयों से लड़कर किस प्रकार शासक बनता है। देखिए एक बार क्या होता है मित्रों कि देखिए जो बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, महाराणा रायमल का पृथ्वीराज, एक था जयमल और एक था सांगा। राज सिंह इनके साथ नहीं गया था। पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, ये तीनों है क्या करते हैं मित्रों? अपनी अपनी जन्म पत्री लेकर अपनी अपनी जन्म, हाँ ये गंगा नहीं है भाई, सांगा ही था। हाँ, सांगा ही लिखा है मैंने, गंगा कहां लिखा है? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा तीनों अपनी अपनी क्या ले जाते हैं? जन्म पत्री ले जाकर एक ज्योतिष के पास जाते हैं। एक ही ज्योतिष के पास जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ज्योतिष के पास जाकर कहते हैं कि हमें बताओ कि हम में से जो राजयोग है वो राजयोग किसके लिखा है। यानी एक ज्योतिष के पास ले जाते हैं अपनी अपनी जन्म पत्री और कहते हैं कि हमारी जन्म पत्री देखकर बताओ कि जो हम में से राजयोग है या हम में से जो राजा है वो राजा कौन बनेगा। तो ज्योतिष इनकी जन्म पत्री देखता है और उसके बाद में इनकी सबकी हस्तरेखा देखता है हाथ की, और देखकर सबको 1 बाय 1 एक एक करके बुलाता है। सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज को बुलाता है। पृथ्वीराज को उसकी हस्तरेखा देखकर कहता है कि आपके तो राजयोग नहीं लिखा है। ठीक है। उसके बाद जयमल जाता है। जयमल अपनी हस्तरेखा दिखाता है, अपनी जन्म पत्र दिखाता है, लेकिन जयमल के भी क्या है? राजयोग नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। हाँ, इसके बाद में सांगा जाता है अंत में। सांगा का हाथ देखता है, सांगा की जन्म पत्री देखकर वो ज्योतिष क्या कहता है कि जो राजयोग है वो राजयोग किसके लिखा हुआ है? वो राजयोग तो सांगा के लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार आप भी कभी अपने अपने जो हस्तरेखा दिखाते हो ना ज्योतिष को, हाँ बोल देखो बाबूजी देखो, कहीं ब्याह वाला कोई विधान बैठा है घटैसी, कोई हस्तरेखा मिल रहेगी अपनी भी दिखाओ ना, कई बार थे भी हस्तरेखा दिखाता होला। हाँ, तो ये तीनों अपनी अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं। और जब सांगा अंत में अपनी हस्तरेखा अपने जन्म पत्र लेकर पहुंचता है ज्योतिष के पास, तो ज्योतिष कहता है कि राजयोग तो इसके लिखा हुआ है, अर्थात राजा कौन बनेगा? ज्योतिष। ज्योतिष के अनुसार कौन बनेगा? सांगा बनेगा। कौन बनेगा? सांगा। हाँ, ठीक है। अब जब सांगा सबसे छोटे पुत्र को ज्योतिष ने कह दिया कि ये तो राजा बनेगा, तो ये नाराज होंगे या नहीं होंगे?
तो बड़ा पुत्र कौन था? पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज गुस्से में लाल पीला हो गया, एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया, और गुस्से में इसने तलवार निकाली और तलवार निकालकर सांगा पर वार किया। जैसे ही सांगा पर वार किया तो जो महाराणा रायमल था, कौन था? महाराणा रायमल। इस रायमल का चाचा था एक सारंगदेव। ये सारंगदेव भी मित्रों उस समय है, अंत में है, महाराणा रायमल के अंतिम समय में यहाँ के शासन को हथियाना चाहता था, चित्तौड़ के शासन को लेना चाहता था। तो ये सारंगदेव बीच में आ गया। जैसे पृथ्वीराज तलवार लेकर इस सांगा की तरफ दौड़ता है, सांगा पर वार करने के लिए जाता है, बीच में कौन आ गया? महाराणा रायमल का जो चाचा था सारंगदेव। ये सारंगदेव बीच में आकर इसकी तलवार पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी उस तलवार की होड़ से इस सांगा की एक आंख तो चली जाती है। अर्थात जब ये वार करता है तलवार से, तो बीच में आकर जैसे ही सारंगदेव पकड़ता है तलवार को, तो लेकिन इस सांगा की एक आंख तो वैसे ही उसकी उस तलवार की वार से चली गई। यदि ये सारंगदेव बीच में नहीं आता तो पृथ्वीराज सांगा के टुकड़े टुकड़े कर देता। अब यहाँ पर ये सारंगदेव है जो रायमल का चाचा था, इन दोनों को समझाता है कि आप इस ज्योतिष के बहकाव में क्यों आ रहे हो? आप इस ज्योतिष के बहकाव में क्यों आ रहे हो? ज्योतिष तो आपको लड़ाने का काम कर रहा है। आप अपने भाइयों में आपस में क्यों फूट डाल रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस ज्योतिष की बात न मानकर आपको जाना चाहिए चारणवास। यहां पर एक गांव था, हाँ, चारणवास गांव की जो भीमल पुजारन थी, हाँ, चारणवास गांव की एक पुजारन थी। हाँ, या भीमलवास गांव की पुजारन थी, यानी भीमलवास गांव है वो चारण पुजारन थी। भीमलवास गांव की, भीमलवास गांव की एक चारण पुजारन थी। हाँ, भीमलवास गांव की कौन थी? कि चारण पुजारन। बोलो आप इससे चारण पुजारन के पास जाओ, यानी इस ज्योतिष की बातों में मत आओ, और आप भीमलवास गांव की एक चारणी पुजारनी है, उस चारणी पुजारन के पास जाओ, और वो जो भी कहेगी वो सच कहेगी, क्योंकि वो किसी के भी बारे में भविष्यवाणी करती है तो उसकी भविष्यवाणी क्या है, वो गलत नहीं होती है। तो ये कहते हैं ठीक है भाई, ज्योतिष को तो देख ही लिया, आप कहां चलते हैं? भीमलवास गांव चलते हैं। तो ये इसके चाचा सारंगदेव, रायमल के पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, ये तीनों चारों कहां जाते हैं मित्रों? भीमलवास गांव जाते हैं, और भीमलवास गांव के चारणी को बुलाते हैं, और चारणी को बुलाकर कहते हैं कि भाई देखो इनमें से राजयोग किसके लिखा है। तो ये चारणी भी इन तीनों का चेहरा देखकर ही है सबसे पहले सांगा की तरफ इशारा कर देती है, और ये चारणी भी क्या कहती है? भाई राजयोग तो किसके लिखा है? सांगा के ही लिखा है। अब इसकी यानी ज्योतिष की भविष्यवाणी को भी चारणी ने क्या कर दिया? सत्य कर दिया। अब जब चारणी ने भी ऐसा कह दिया तो पृथ्वीराज और आग बबूला हो गया। अब इसने यहां पर क्या किया मित्रों? पृथ्वीराज ने फिर एक बार तलवार निकाली अपनी और सांगा की तरफ दौड़ने लगा। यहीं पर यह सारंगदेव भी बीच बिचाव आता है, ये भी बीच में लड़ने लगा। इस प्रकार यहां पर पृथ्वीराज, सांगा और सारंगदेव तीनों आपस में लड़ते हुए क्या हो गए? बुरी तरीके से घायल हो गए, और बुरी तरीके से घायल हो गए तो सांगा यहां से जान बचाकर ये वहां से भाग जाता है, और वहां से भाग जाता है सेवंतरी गांव। कहां चला गया? सेवंतरी गांव। सांगा अपनी जान बचाकर सेवंतरी गांव के यहां पर एक राठौड़ विद्या था, हाँ, इस विद्या राठौड़ के पास पहुंच जाता है। सेवंतरी गांव के राठौड़ विद्या के पास पहुंच जाता है। कौन? ये सांगा अपनी जान बचाकर। पीछे से जयमल जाता है। जयमल किसको मारने के लिए जाता है? सांगा को मारने के लिए जाता है। कहां पर? सेवंतरी गांव में। सेवंतरी गांव में जाता है कौन? जयमल सांगा को मारने के लिए। लेकिन जो सेवंतरी गांव का मित्रों ये राठौड़ विद्या था, राठौड़ विद्या जिसने शरण दी थी किसको? सांगा को। ये राठौड़ विद्या है वो युद्ध करता है किसके साथ? इस जयमल के साथ, और राठौड़ विद्या है यहां पर मारा जाता है। अर्थात सेवंतरी गांव का जो राठौड़ विद्या है जिसने सांगा को शरण दी थी, और जब पीछे से जयमल सांगा को मारने के लिए आता है तो राठौड़ विद्या है वो खुद युद्ध करता हुआ है इस सांगा को बचाने के चक्कर में खुद क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद में मित्रों सांगा इस सेवंतरी गांव से चला जाता है अजमेर। अजमेर का श्रीनगर का था एक करमचंद पंवार। कौन था? करमचंद पंवार। इस करमचंद पंवार के पास आता है, और करमचंद पंवार इसको क्या देता है मित्रों? आश्रय देता है या शरण देता है। हाँ, करमचंद पंवार इसको क्या देता है? शरण देता है।
अब इसके बाद में जो पृथ्वीराज है मित्रों, इस पृथ्वीराज ने क्या कर दिया, सारंगदेव को पीछे से मार दिया। आपस में यानी आपस में लड़ रहे थे उत्तराधिकार को लेकर, पृथ्वीराज ने सारंगदेव को मार दिया। जो जयमल है वो जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, जयमल है वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। और जो पृथ्वीराज है, इस पृथ्वीराज की जो हत्या है वो सिरोही का था जगमाल देवड़ा। कौन था, जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा ने इसकी क्या कर दी मित्रों, हत्या कर दी। हाँ, यानी जो पृथ्वीराज की बहन थी एक आनंदीबाई, पृथ्वीराज की बहन थी आनंदीबाई, और उस आनंदीबाई की शादी हुई थी जगमाल देवड़ा के साथ। हाँ, तो एक बार जगमाल देवड़ा कहते हैं आनंदीबाई को परेशान करता था, तो ये पृथ्वीराज उसको समझाने के लिए जाता है, वहां पर जगमाल देवड़ा है विष देखकर है इसकी हत्या कर देता है। किसकी, पृथ्वीराज की हत्या कर देता है। तो पृथ्वीराज भी देखो, पृथ्वीराज मारा गया जगमाल देवड़ा के द्वारा, जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। इसके अलावा सारंगदेव की हत्या किसने कर दी थी, पृथ्वीराज ने कर दी थी। ठीक है, राज सिंह है वो वैसे ही निकम्मा शासक था, मेवाड़ के सरदार उससे प्रसन्न नहीं थे। अब बच्चा कौन मित्रों यहाँ पर है, बच्चा कौन, सिर्फ और सिर्फ सांगा। यानी ये जो इसके विरोधी थे, सांगा के विरोधी अपने आप कम होते गए, अपने आप सांगा के विरोधी कम होते गए, और बच्चा कौन यहाँ पर सांगा। अब मेवाड़ में जो अंतिम समय में जो महाराणा रायमल था अपनी मृत या सैया पर था, उस समय अंतिम समय में चल रहा था वह, उसके पास में सांगा को राजा बनाने के अलावा कोई भी उपाय नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बाकी जो पुत्र थे वो अपने आप लड़कर क्या हो गए, मारे गए। अब जब सांगा 27 वर्ष का था, सांगा कितने वर्ष का था, 27 वर्ष का था, तो फिर 1509 ईस्वी में मित्रों सांगा को बुलाया कहां पर, चित्तौड़ दुर्ग में, और चित्तौड़ दुर्ग में बुलाकर सांगा का क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। चित्तौड़ दुर्ग में बुलाकर सांगा का क्या किया गया मित्रों, राज्याभिषेक। और सांगा का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो इस करमचंद पंवार को शासक बनते ही सांगा ने रावत की उपाधि दी। किसकी दी, रावत की उपाधि। किसकी उपाधि दी, रावत की उपाधि दी। और शासक बनने के बाद मित्रों सांगा है वो इतिहास में क्या कहलाया, हिंदूपत। क्या कहलाया, हिंदूपत कहलाया। इसकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट पार्ट में हमें करेंगे। ठीक।